हेलो दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है सीधे डीईओ के सीक्रेट हेडक्वार्टर से, जहां सुपर गर्ल एक बड़े से मेडिकल स्कैनर के नीचे लेटी हुई है। पिछले एपिसोड में रेड टॉर्नेडो नाम के एक खतरनाक मिलिट्री एंड्रॉयड से लड़ते लड़ते कारा ने अपनी सारी एनर्जी झोंक दी थी और नतीजा ये हुआ कि उसके सेल्स की पूरी सोलर एनर्जी ड्रेन हो चुकी है और वो पहली बार एक आम इंसान की तरह ब्लीड कर रही होती है। कारा अपनी माँ अलूरा के होलोग्राम से बात करती है। उसकी माँ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे समझाता है कि घबराने की कोई बात नहीं है। क्रिप्टोनियन सेल्स जब पृथ्वी के पीले सूरज की रोशनी को फिर से एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उसकी पावर्स खुद ब खुद वापस आ जाएंगी। तब तक के लिए उसे सिर्फ थोड़ा सब्र रखना होगा। ये सब जानने के बाद कारा बहुत घबरा रही होती है, पर उसकी बहन एलेक्स उसे दिलासा देती हुई कहती है कि चलो कम से कम एक दिन के लिए एक नॉर्मल इंसान की तरह जीकर देखो। तभी वहाँ एंट्री होती है डीईओ के बॉस हैंक हेंशॉ की। हैंक बहुत ही रूखे अंदाज में कहता है, चलो शायद तुम्हें भी समझ आए कि हम आम इंसानों के लिए जीना कितना मुश्किल होता है। हैंक के जाते ही एलेक्स का चेहरा बदल जाता है। वो कारा से फुसफुसाते हुए कहती है, मुझे इस आदमी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ और इसने मुझसे ये तक छुपाया कि मेरे डैड भी कभी डीईओ के एजेंट थे और जिस रात वो मरे वो हैंक के साथ ही थे। खैर, कारा अपने ऑफिस कैटको मीडिया पहुँचती है, पर आज उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसे जिंदगी में पहली बार सर्दी जुकाम हुआ होता है और वो ऑफिस में छींकते हुए घूम रही होती है। उसका दोस्त विन उसे देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। कारा बताती है कि रेड टॉर्नेडो की वजह से उसकी सुपर पावर चली गई है और वो पूरी तरह से एक नॉर्मल इंसान बन चुकी है। विन तुरंत अपनी स्क्रीन पर क्रिप्टोनियन बायो एनालिटिक्स की फाइल्स खोलने लगता है ताकि कोई रास्ता निकाल सके। तभी वहां कड़कती हुई आवाज में आती है उनकी बॉस कैट ग्रांट। कैट जैसे ही कारा को छींकते हुए देखती है वो भड़क जाती है। कैट कहती है, कारा, तुमने मेरे ऑफिस को माइक्रोस्कोपिक किलर्स का गढ़ बना दिया है। अगर तुम्हारी वजह से मैं बीमार हुई तो हमारा स्टॉक मार्केट गिर जाएगा और देश में मंदी आ जाएगी। तुरंत यहाँ से निकलो और घर जाओ। बेचारी कारा बिना कुछ बोले वहां से निकलने लगती है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है डीईओ के जेल सेक्शन में। वहाँ जेम नाम का एक बेहद क्रूर और खतरनाक एलियन कैद होता है जो फेसलेस हंटर्स का मास्टर है। उसके पास जबरदस्त साइकिक पावर्स यानी दिमाग को कंट्रोल करने की शक्ति है। हैंक हेंशॉ उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि तुम्हारी पावर्स इस सेल की न्यूरल शील्डिंग के सामने बेकार हैं। लेकिन जेम गुस्से में कहता है, इसे हटाओ, फिर मैं सबको तुम्हारी असली औकात और तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगा। एलेक्स ये सब सुन लेती है और उसे दाल में कुछ काला जरूर लगता है। दूसरी तरफ कारा ऑफिस से निकलकर जेम्स ओल्सन के पास जाती है। जेम्स उसे हंसते हुए बताता है कि सुपरमैन के साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है और सुपरमैन ने इस बीमारी को सोलर फ्लेयर का नाम दिया है। ये दोनों अभी हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं कि अचानक बूम, पूरा नेशनल सिटी एक जबरदस्त भूकंप से कांप उठता है। जमीन फटने लगती है, गाड़ियां टकराने लगती हैं, कैटको की बिल्डिंग हिलने लगती है। कारा के पास सुपर पावर नहीं है। वो एक कार की चपेट में आने वाली होती है, पर जेम्स उसे सही समय पर खींच लेता है। लेकिन इस चक्कर में कारा बुरी तरह गिरती है और उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। एक सुपर हीरो को आज आम इंसानों की तरह दर्द का एहसास हो रहा होता है। जेम्स तुरंत अपनी शर्ट फाड़कर कारा के हाथ पर पट्टी बांधता है। इस भूकंप की वजह से डीईओ के हेडक्वार्टर की लाइट चली जाती है और बैकअप पावर ऑन होते ही पता चलता है कि न्यूरल शील्ड टूटने के कारण वो खतरनाक एलियन जेम अपनी सेल से आजाद हो चुका है। पूरा बेस लॉकडाउन पर चला जाता है। सिटी की हालत खराब होती है। कैट ग्रांट अपने ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज को बुलाती है और एक बॉस होने का फर्ज निभाते हुए कहती है, ये बेहद नाजुक वक्त है। जिसे भी अपने परिवार के पास जाना है वो जा सकता है, लेकिन वो खुद वहीं रुकती है क्योंकि उसे अपनी सिटी को लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए संभालना है। तभी टीवी पर शहर का बड़ा बिजनेसमैन मैक्सवेल लॉर्ड लाइव आकर सुपर गर्ल को जमकर क्रिटिसाइज करने लगता है। वो कहता है, देखा, जब शहर को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो केप वाली एलियन गायब हो गई। हमें किसी सुपर हीरो पर नहीं बल्कि खुद पर भरोसा करना होगा। कैट ग्रांट को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो विन से कहती है कि चाहे जो हो जाए हमारा ब्रॉडकास्ट सिग्नल तुरंत ऑन करो। मुझे मैक्सवेल के इस डर फैलाने वाले मैसेज का जवाब देना है। अब कारा और जेम्स सीधे शहर की सड़कों पर निकलते हैं जहां मैक्सवेल लॉर्ड अपनी टीम के साथ रिलीफ वर्क में लगा हुआ था। कारा मैक्सवेल से कहती है कि इस मुश्किल वक्त में लोगों को उम्मीद की जरूरत है। तुम सुपर गर्ल के खिलाफ नफरत क्यों फैला रहे हो? तब मैक्सवेल हंसकर एक बड़ा सीक्रेट खोलता है। वो कहता है, सुपर गर्ल की पावर चली गई है। मैंने सुपरमैन पर सालों रिसर्च की है। जब भी वो सोलर फ्लेयर का शिकार होता है उसे रिचार्ज होने में 48 घंटे लगते हैं, पर सुपर गर्ल को इससे भी ज्यादा वक्त हो गया है। इसका मतलब उसकी पावर शायद कभी वापस नहीं आएगी। वो अब एक डेड बैटरी है। ये सुनकर कारा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। तभी अचानक एक लड़की की रोने की आवाज आती है। सड़क पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था
जहां एक पिता मलबे में दबा हुआ था और उसकी छाती से खून बह रहा था। मैक्सवेल दौड़कर जाता है, पर वो कहता है कि इसके फेफड़ों में खून भर चुका है, इसे तुरंत एक्सरे और हॉस्पिटल की जरूरत है, वरना ये कुछ मिनटों में मर जाएगा। लड़की रोते हुए कहती है, प्लीज कुछ करो, सुपर गर्ल होती तो इन्हें उड़ाकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाती। कारा ये देखकर तड़प उठती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाती है, अपनी मुट्ठियां भींचती हैं, आंखों से एक्सरे विजन से देखने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं होता। उसकी आंखों के सामने वो बेबस पिता दम तोड़ देता है। कारा को अपनी जिंदगी में इतना लाचार कभी महसूस नहीं हुआ था। वो रोते हुए एक बस स्टॉप पर बैठ जाती है। जेम्स उसके पास आता है और उसे गले से लगाकर समझाता है, कारा, कोई भी हीरो हर किसी की जान नहीं बचा सकता, खुद सुपरमैन भी नहीं, पर एक सच्चा हीरो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ता। जेम्स की ये बात कारा के दिल को छू जाती है। वो फैसला करती है कि भले ही उसके पास पावर्स ना हो, पर वो चुप नहीं बैठेगी। वो अपनी सुपर गर्ल की कॉस्ट्यूम पहनती है और उसका फ्रैक्चर हाथ अभी भी दर्द कर रहा है, पर वो सीधे एक सुपरमार्केट में घुस जाती है जहां भूकंप का फायदा उठाकर कुछ नकाबपोश लुटेरे बंदूकों के दम पर चोरी कर रहे थे। कारा बिना डरे उनके सामने खड़ी हो जाती है। जेम्स पीछे से उसकी तस्वीरें ले रहा होता है। लुटेरा बंदूक तान कर कहता है, पीछे हट जाओ सुपर गर्ल, वरना गोली मार दूंगा। कारा जानती है कि आज बुलेट उसकी छाती से टकराकर वापस नहीं जाएगी, वो सीधे आर पार हो जाएगी। लेकिन वो अपनी आवाज में वही पुराना कॉन्फिडेंस लाती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम लोग डरे हुए हो, तुम अपने परिवार को बचाना चाहते हो, पर यह रास्ता गलत है। हम सब इस मुसीबत में साथ हैं, इसलिए अपनी बंदूकों को नीचे करो। कारा के इस निडर रूप को देखकर चोरों का दिल बदल जाता है और वो बंदूक नीचे रख देते हैं। बिना किसी पावर के, सिर्फ अपने हौसले से कारा एक बड़े क्राइम को रोक देती है। उधर कैटको के ऑफिस में विन आखिरकार अपनी मेहनत से लाइव ब्रॉडकास्ट चालू कर देता है। कैट ग्रांट कैमरे के सामने आती है और पूरी सिटी को एड्रेस करते हुए कहती है, नेशनल सिटी के लोगों, भले ही आज सुपर गर्ल हमारे बीच नहीं है, वो गायब है, पर उसकी स्पिरिट, उसकी उम्मीद हमारे साथ है। हमें आज खुद सुपर हीरो की तरह बर्ताव करना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। सुपर गर्ल सही वक्त पर वापस आएगी, तब तक हमें हार नहीं माननी है। अब कहानी वापस मुड़ती है डीईओ के उस अंधेरे और डरावने हेडक्वार्टर की तरफ। एलेक्स डेनवर्स और एक अन्य एजेंट डोनोवन बंदूकें लेकर उस साइकिक एलियन जेम को ढूंढ रहे होते हैं। रास्ते में एलेक्स को 2 न्यूरल इनहिबिटर्स मिलते हैं जो बिल्कुल सही सलामत थे। तब एलेक्स को झटका लगता है क्योंकि हैंक ने झूठ बोला था कि जेम ने सारे इनहिबिटर्स तोड़ दिए हैं। तभी अचानक जेम अपनी साइकिक पावर से एजेंट डोनोवन के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। डोनोवन अपनी बंदूक एलेक्स पर तान देता है। एलेक्स किसी तरह बचकर वहां से भागती है और सीधे कंट्रोल रूम में पहुंचती है, जहां हैंक हेंशॉ पहले से मौजूद था। एलेक्स गुस्से में अपनी बंदूक हैंक पर तान देती है। वो कहती है, बस बहुत हुआ, तुम मेरे डैड की मौत के जिम्मेदार हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। हैंक उसे समझाने की कोशिश करता है, पर एलेक्स उसकी एक नहीं सुनती और उसे हथकड़ी से पाइप के साथ बांध देती है। एलेक्स खुद जेम से लड़ने के लिए बाहर निकल जाती है। कंट्रोल रूम के बाहर जेम और एलेक्स के बीच एक बेहद खतरनाक हैंड टू हैंड फाइट शुरू होती है। एलेक्स बहुत ही ट्रेंड एजेंट है, वो जेम पर भारी पड़ने लगती है, पर जेम एक ताकतवर एलियन था। वो एलेक्स को उठाकर पटक देता है और उसका गला घोटने लगता है। एलेक्स की सांसें रुकने वाली होती हैं, ऐसा लगता है कि वो आज नहीं बचेगी कि तभी अंधेरे में से कोई आता है और जेम की गर्दन मरोड़कर उसे सीधे मौत के घाट उतार देता है। वो कोई और नहीं बल्कि हैंक हेंशॉ था, जो अपनी हथकड़ी तोड़कर आ चुका था। एलेक्स हैरान होकर उसे देखती है। हैंक कहता है, मैंने कहा था ना एलेक्स, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। अब हैंक हेंशॉ वो सबसे बड़ा राज खोलता है जिसने एलेक्स के पैरों तले जमीन खिसका दी। हैंक बताता है, असल में असली हैंक हेंशॉ मैं नहीं हूं, असली हैंक सालों पहले मर चुका है। वो फ्लैशबैक की कहानी बताता है कि सालों पहले डीईओ एक मासूम एलियन का शिकार कर रही थी, जो अपने प्लैनेट का आखिरी सर्वाइवर था और यहाँ शरणार्थी बनकर छिपा हुआ था। असली हैंक हेंशॉ उस एलियन को जान से मारना चाहता था, पर तुम्हारे पिता जेरेमिया डैनवर्स एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने उस मासूम एलियन को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और असली हैंक हेंशॉ के साथ लड़ते हुए वो शहीद हो गए। एलेक्स रोते हुए पूछती है, तो फिर तुम कौन हो? हैंक कहता है, मैं वही एलियन हूँ जिसे तुम्हारे पिता ने अपनी जान देकर बचाया था। मैंने मरने से पहले उनसे वादा किया था कि मैं उनकी बेटियों की रक्षा करूंगा, इसलिए मैंने हैंक हेंशॉ का रूप धारण किया ताकि मैं तुम्हें अपनी देख रेख में रख सकूं। इतना कहकर हैंक अपने असली रूप में आता है, एक बड़ा हरे रंग का एलियन जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। वो कहता है, मेरा जॉन जॉन्स है, मैं मार्स का आखिरी बेटा हूँ, यानी द मार्शियन मैन हंटर। एलेक्स ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। उधर कैटको की बिल्डिंग में गैस पाइपलाइन फटने की वजह से भीषण आग लग जाती है। ऊपरी मंजिलों पर बहुत से लोग फंसे हुए थे और सीढ़ियों का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। जेम्स ओल्सन बिना अपनी जान की परवाह किए एलिवेटर शाफ्ट के रास्ते ऊपर चढ़ने लगता है। वो रस्सियों और सीढ़ी के सहारे ऊपर पहुंचता है
और फंसे हुए लोगों को एक एक करके बाहर निकालने लगता है। लेकिन तभी सिटी में एक और जबरदस्त आफ्टर शॉक आता है। बिल्डिंग फिर से हिलती है और जेम्स का पैर फिसल जाता है। वो सीधे 23 मंजिल नीचे एलिवेटर शाफ्ट में गिरने लगता है। वो चिल्लाता है, कारा! जेम्स को मौत के मुंह में जाते देख कारा के अंदर का क्रिप्टोनियन एड्रेनालाइन पूरी ताकत से पंप होता है। डर, गुस्सा और अपनों को खोने का गम सब मिलकर उसके सेल्स को एक झटके में रीइग्नाइट कर देते हैं। कारा की आंखें चमक उठती हैं। बूम! हवा को चीरते हुए सुपर गर्ल उड़ती है और नीचे गिरते हुए जेम्स को हवा में ही कैच कर लेती है। उसकी सुपर पावर्स वापस आ चुकी हैं। जेम्स मुस्कुराकर कहता है, शहर को तुम्हारी जरूरत है, जाओ सुपर गर्ल। फिर क्या था? सुपर गर्ल अपनी पूरी रफ्तार से नेशनल सिटी के आसमान में निकल पड़ती है। वो कहीं आग बुझाती है, कहीं गिरती हुई बिल्डिंग्स को संभालती है, तो कहीं लोगों को मलबे से बाहर निकालती है। पूरा शहर फिर से अपनी सुपर हीरो को देखकर खुशी से झूम उठता है। रात होती है। सुपर गर्ल कैट ग्रांट के ऑफिस की बालकनी में उससे मिलने आती है और उसे थैंक यू कहती है। कैट पूछती है कि तुम मुसीबत के वक्त कहाँ चली गई थी? सुपर गर्ल कहती है, मुझे खुशी है कि जब मैं यहाँ नहीं थी तब शहर को संभालने के लिए आप यहाँ मौजूद थी। इतना कहकर सुपर गर्ल मुस्कुराती है और रात के अंधेरे में आसमान की तरफ उड़ जाती है। वो हवा में उड़ते हुए आज बहुत खुश थी कि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन तभी अचानक आसमान में उस पर एक जबरदस्त अटैक होता है। सुपर गर्ल संभल नहीं पाती और सीधे जमीन पर आ गिरती है। वो दर्द से कराहते हुए अपना सिर उठाती है तो उसके सामने हवा में कोई उड़ रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी मौसी आंट एस्ट्रा थी, जिसके साथ उसके खास कमांडो सैनिक थे। एस्ट्रा नीचे उतरती है। कारा को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। एस्ट्रा एक ईवल स्माइल के साथ कहती है, मेरी प्यारी भांजी, तुम्हें क्या लगा था कि सब कुछ इतनी आसानी से खत्म हो गया? और इसी जबरदस्त सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।